रिलीवेंट फैक्ट क्या होते हैं, कौन से फैक्ट्स को रिलीवेंट फैक्ट की कैटेगरी में डालना चाहिए, कैसे पता करें कि वो रिलीवेंट फैक्ट है या नहीं, इन्हीं सब बातों को पता करने के लिए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं। रिलीवेंट फैक्ट की ये डेफिनेशन हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों में ही मिलती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये डेफिनेशन सेक्शन 2(1)(k) के अंदर दी गई है और एविडेंस एक्ट के अंदर ये डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर हमें मिलती है। तो इस डेफिनेशन के ऊपर एक बार थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि ये डेफिनेशन क्या क्या रही है, फिर उसको हम वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ये देखें, A fact is said to be relevant to another when it is connected with that other fact in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to the relevancy of the facts। अब इसकी ऐसे बेयर एक्ट की रीडिंग करने से इतना क्लियर नहीं हो पाता है कि वास्तव में इन वर्ड्स का क्या मीनिंग निकलता है, वास्तव में ये डेफिनेशन क्या बता रही है। तो इसको समझने के लिए हम इन वर्ड्स को एक एक कर करके समझते हैं, जिससे हम रिलीवेंट फैक्ट को और भी अच्छे से समझ पाएँ। अब हम सबसे पहले इसके अंदर जिस वर्ड को समझते हैं वो है अ फैक्ट, एनी फैक्ट। तो पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। जैसा हमने फैक्ट की डेफिनेशन पिछले वीडियो के अंदर अच्छे से समझी थी, अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो एक बार आप उसे जरूर चेक करें। तो वहाँ पर फैक्ट की डेफिनेशन में हमने उसके दो पार्ट बनाए थे, एक फिजिकल फैक्ट्स के लिए और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के लिए। तो जैसे हम इसके अंदर फिजिकल फैक्ट को ले सकते हैं, फिजिकल फैक्ट के अंदर ये दोनों ही चीज़ें आती है, जिसमें स्टेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की स्थिति, जैसे कमरे में सामान बिखरा पड़ा होना, दरवाजे का खुला होना, अलमारी नीचे गिरी होना, ये सब स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं। उसी तरीके से रिलेशन ऑफ थिंग्स में कौन किसके पीछे खड़ा था, किसके हाथ में चाकू था, और दूसरा होता है मेंटल कंडीशन। तो यहाँ पर जब हम इस फैक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर दोनों ही तरह के फैक्ट हम इंक्लूड करेंगे, फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल। हम जिस दूसरे वर्ड पर यहाँ पर विचार कर रहे हैं वो है सेड टू बी रिलीवेंट। तो कब उस फैक्ट को रिलीवेंट माना जाएगा? तो एक फैक्ट जो फिजिकल हो सकता है या साइकोलॉजिकल हो सकता है, उसे रिलीवेंट कब माना जाए, इसे समझते हैं। यहाँ पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी फैक्ट रिलीवेंट केवल उस समय माना जाता है जब वो लीगली कनेक्टेड हो दूसरे फैक्ट्स से। केवल लॉजिकल कनेक्शन से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा लीगल और लॉजिकल कनेक्शन को हम समझते हैं। लीगल कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि इस एक्ट के अंदर जो जो रूल्स दिए गए हैं, अगर उन रूल्स के अंतर्गत आते हुए वो फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट के साथ में जुड़ता है तो ही उसे रिलीवेंट माना जाएगा। अदरवाइज केवल लॉजिक लगा करके अगर हम उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो फैक्ट रिलीवेंट फैक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। अभी इसको कुछ एग्जांपल से भी हम समझते हैं। तो एक छोटी सी बात कि रिलीवेंट कब माना जाए, मींस लीगली कनेक्टेड, नॉट जस्ट लॉजिकली कनेक्टेड। केवल लॉजिक से जोड़ने से नहीं होगा, उसको आपको लीगली कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये लीगली कनेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर वो जो कनेक्शन है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होना चाहिए। अब ये रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैसे होगा, ये रिलीवेंसी के जब हम पार्ट्स को देखते हैं उसके अंदर हमको पता चलता है। अब हम उस तीसरे वर्ड को समझते हैं, टू अनदर फैक्ट। ये जो शब्द है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टू अनदर फैक्ट, एक फैक्ट रिलेवेंट है अगर किसी दूसरे फैक्ट से। ये टू अनदर फैक्ट कौन सा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो अनदर फैक्ट है ये कोई फैक्ट इन इशू हो सकता है, ये कोई दूसरा रिलेवेंट फैक्ट हो सकता है जिससे ये फैक्ट जुड़ रहा हो। तो एक फैक्ट तब रिलेवेंट माना जाता है जब वो किसी फैक्ट इन इशू से या किसी दूसरे रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड हो, तभी हम उसको रिलेवेंट फैक्ट कहेंगे। तो ये हमेशा एक समझने की बात है कि रिलेवेंट फैक्ट अकेला आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर आप कभी भी उसको नहीं देख पाओगे। रिलेवेंट फैक्ट को पकड़ने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि वो बताए गए लॉ के अनुसार या लॉ में डील किए गए प्रोविजंस के अनुसार किसी दूसरे फैक्ट के साथ में रिलेशन रखता हो, तभी उसको हम रिलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में ले पाएंगे। अब इस डेफिनेशन में बताए गए उस लास्ट पार्ट को समझते हैं जो रिलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियर कर देती है, जो है other fact in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to the relevancy of the facts। इस बात को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए
कि कोई भी फैक्ट रिलीवेंट फैक्ट केवल तब माना जा सकता है जब वो फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट के साथ, ये दूसरा फैक्ट कोई फैक्ट इन इशू हो सकता है, ये दूसरा फैक्ट कोई रिलीवेंट फैक्ट हो सकता है, उसके साथ केवल उन्हीं नियमों के अंतर्गत जुड़ा हुआ हो, उन्हीं रूल्स के अंतर्गत रिलेटेड हो जो ये एक्ट या इसके प्रोविजंस बताते हैं। ये रूल्स कहां पर दिए गए हैं? तो ये रूल्स हम जब इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तब सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 55 तक जाते हैं, और जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं तो ये जो रूल्स हैं ये सेक्शन 3 से लेकर के और सेक्शन 50 तक जाते हैं। तो इस बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हम इस डेफिनेशन को नट शेल में समझने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसे होगी, जैसे अ फैक्ट या एनी फैक्ट, इसके अंदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों फैक्ट आएंगे, तब रिलीवेंट कहा जाएगा जब वह किसी अनदर फैक्ट, किसी दूसरे फैक्ट के साथ में, ये अनदर फैक्ट फैक्ट इन इशू हो सकता है या कोई रिलीवेंट फैक्ट हो सकता है, से एक्ट में, अधिनियम में बताए गए प्रोविजंस। तो ये प्रोविजंस कौन कौन से आएंगे? ये प्रोविजंस आएंगे 5 से 55 सॉरी आईईए के अंदर और 3 से 50 बीएसए में। अगर इन प्रोविजंस में बताए गए नियमों के अनुसार वो रिलीवेंसी बताता हो तभी उसको रिलीवेंट फैक्ट माना जाना चाहिए। तो कोई भी फैक्ट रिलीवेंट तब कहा जाएगा जब वो किसी दूसरे फैक्ट से इस एक्ट में या इस अधिनियम में बताए गए प्रोविजंस के अनुसार रिलीवेंसी बनाता हो। इसका मतलब यहां पर हमें इस लीगल कनेक्शन को समझना जरूरी है। तो ये जो सेक्शंस हैं ये उस लीगल कनेक्शन को बताते हैं। तो अगर हम किसी भी फैक्ट को रिलीवेंट फैक्ट अगर बता रहे हैं तो हमें उसका लीगल कनेक्शन इन सेक्शंस में से कहीं बताना होगा। अगर हम उन फैक्ट्स का कनेक्शन प्रूव करने के लिए या उन फैक्ट्स का कनेक्शन इन प्रोविजंस में से किसी के साथ में अगर रिलेट नहीं कर पाते हैं तो फिर उसको रिलीवेंट फैक्ट की कैटेगरी के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस डेफिनेशन को कंक्लूड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि रिलीवेंट फैक्ट जो होते हैं वो खुद मेन इशू नहीं होते, मतलब कि वो फैक्ट इन इशू नहीं होते हैं, लेकिन वो फैक्ट इन इशू से जुड़े हुए होते हैं। और वो फैक्ट इन इशू से ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि वो फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिसप्रूव करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिलीवेंट फैक्ट खुद मेन इशू नहीं है, लेकिन वो फैक्ट इन इशू से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वो फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट बात हमें देखनी चाहिए कि एवरी कनेक्टेड फैक्ट इज नॉट रिलीवेंट। यहां पर एवरी कनेक्टेड का मतलब है ओनली लॉजिकली कनेक्टेड फैक्ट्स आर नॉट रिलीवेंट बट लीगली कनेक्टेड फैक्ट्स आर रिलीवेंट। तो not every connected fact is relevant but only those which are connected as per the rules defined under section 5 to 55 Indian Evidence Act and section 3 to 50 BSA। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखें कि रिलीवेंट फैक्ट केवल उन्हीं को ही माना जाएगा जो लीगली कनेक्टेड होंगे, और लीगली कनेक्टेड होने के लिए उनका रिलेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए इन सेक्शंस में बताए गए रूल्स में। अगर हम ये कनेक्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उस फैक्ट को रिलीवेंट फैक्ट की कैटेगरी के अंदर नहीं डाल पाएंगे और वो एडमिसिबल नहीं होगा। तो फैक्ट, फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट, इन तीनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता चली होगी ऐसा मेरा विश्वास है। लॉ ऑफ एविडेंस को आगे समझने से पहले हमें इन तीनों ही डेफिनेशंस को अच्छे से समझना होता है। हमें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है और रिलीवेंट फैक्ट क्या है, तभी हम आगे इस एक्ट को प्रोसीड कर पाते हैं। इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से सुने और समझें।